हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 पर जो विविध प्रश्नावली है ना, उसका हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक मैंने डिटेल में सॉल्व कराया था। आज हम 7 से लेकर स्टार्ट कर रहे हैं। तो छठा और सातवां सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं, छठा तो हमने ऑलरेडी कर रखा है। अंतराल ज्ञात करना है जिस पर ये जो फलन है ना, आपको एक्स का मान नॉन जीरो लेना है, क्योंकि अगर जीरो लोगे तो ये फलन डिफाइन नहीं करेगा, अपरिभाषित हो जाएगा। से प्रदत्त फलन किस इंटरवल पर वर्धमान है और किस इंटरवल पर, इंटरवल मतलब अंतराल पर ह्रासमान है, वो आपको बताना है। वर्धमान आपको पता ही है, अगर एक बार डेरिवेटिव करते हैं और उसका मान जिस इंटरवल पर ज़ीरो से बड़ा आता है, पॉजिटिव आता है, तब वो उस इंटरवल पर वर्धमान होगा, और जिस इंटरवल पर एफ डैश एक्स का मान नेगेटिव आता है तो उस इंटरवल पर वो ह्रासमान होगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कॉन्सेप्ट है ये 7वां है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, क्योंकि आप बाद में बहुत चाहते हो। ठीक है, तो दिया है जो फलन हमें दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है x³ प्लस 1/x³, और यहाँ पर x का मान 0 नहीं लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं बेटा, फलन को एक बार अवकलज करेंगे। एफ डैश एक्स ये हो जाएगा 3x², और क्योंकि 1/x³ है तो -3, और 1 डिग्री यहाँ बढ़ जाती है x⁴। अवकलज करना आना चाहिए। अगर आपको अवकलज करना नहीं आता है तो बेटा आप क्या ही कर पाएंगे उपयोग। ठीक है ना। तो वर्धमान के लिए चेक करना है और एक बार ह्रासमान के लिए चेक करना है। अगर वर्धमान होगा तो इसका मान 0 से बड़ा होगा, है ना। तो वर्धमान के लिए जो एफ डैश एक्स का मान होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो ये एफ डैश एक्स का मान दिख रहा है 3, दोनों से उपनिष्ठ मैंने बाहर निकाले हैं। यहाँ से x² - 1/x⁴, इसका जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो थोड़ा हल कर लेते हैं। और x⁴, x⁴, x⁴ -1, क्लियर, ये चीज़ आ गई। और हल कर सकते हैं। देखो बेटा, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये आके इधर आके 0 के सम अपन में कुछ भी हो 0 हो जाता है। तो यहाँ से क्या बचेगा, x⁴ -1, इसका मान 0 से बड़ा होगा। ठीक, अब इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से लिख सकता हूँ। एंड आपको पता है बेटा कि जो a² - b² होता है वो होता है a + b × a - b। ठीक, तो इसे मैं खोल के लिख सकता हूँ a + b a - b। ठीक है, अब इंटरवल का पता लगाना देखो कैसे कर सकते हैं। x, यहाँ x है ना, देखो यदि पॉजिटिव आना चाहिए ना, इसका मान 0 से बड़ा आना चाहिए। यदि मैं x का मान -1 से कम लूँगा, -1 से कम मतलब -2, -2 के 2 रखोगे यहाँ पर, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। अगर तुम x की जगह पर -2 रखोगे, -2³ -8, तो ये -7 आएगा। यहाँ से भी क्या हो जाएगा, -8, तो माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ठीक है, तो इसको और इसको मिलाकर x³ + 1 और x³ - 1, ये क्या होगा, धन का होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, यानी कि इसको आप प्रॉपर वे में लिख सकते हैं इस तरीके से। पॉजिटिव को लिखने का तरीका होता है ये। ठीक है, और कब धन हो सकता है, क्योंकि इंटरवल बताना है ना, इंटरवल बताना है। एक बार तो मैंने -1 से कम ले लिया, एक बार अगर 1 से बड़ा लो, यदि इसको 0 के बराबर रखते तो 1 दिख रहा है, यदि x का मान मैं 1 से बड़ा ले लूँ, देखो 1 से बड़ा मतलब 2, अगर मैं x का मान 2 रखूँगा तब भी ये पॉजिटिव है,
और यहाँ पे बेटा रखो तब भी ये पॉजिटिव है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस के 1 तब भी ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो दोनों ही स्थिति में देखो इंटरवल आपके पास बनता हुआ दिख रहा होगा। इस स्थिति में -1 अगर रखोगे, एग्जैक्टली -1 अगर रखोगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, वो 0 हो जाएगा। 0 ना तो प्लस का है ना ही माइनस, ठीक है, ये चीज़ आपको बताइए, क्लियर। तो आपसे यहाँ से ये देखने को मिल रहा है कि ये चीज़ है और ये चीज़ है, तो आप इंटरवल आप बोल सकते हैं, अर्थात इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, इस चिन्ह का मतलब होता है ओपन इंटरवल -1 से 1। अच्छा 1 से बड़ा लेना है ना, 1 से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। -1 से छोटा लेना है तो ऐसे नहीं लिख सकते इसको प्रॉपर ऐसे ही लिखेंगे, अर्थात जब x का मान -1 से छोटा हो और जब x का मान 1 से बड़ा हो में जो हमारा फलन है क्या होगा, फलन f वर्धमान होगा। दिख ही रहा है वर्धमान होगा इन स्थितियों में, पॉजिटिव का है, जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है तभी वो वर्धमान होता है। तो ये अंतराल के अंदर हमारा क्या होगा बेटा, वर्धमान होगा। अब ह्रासमान की भी बात करनी है कि भैया ह्रासमान कब होगा, ठीक। अब देखो इसका उल्टा लेके देखते हैं यहाँ से, देखो यदि मैं क्या करता हूँ, एक्स का मान मैं क्या करता हूँ -1 से आपकी बार बड़ा लेता हूँ और 1 से एक बार छोटा लेता हूँ, तो क्या होता है देखते हैं। आप खुद देखो बेटा, एक्स का मान मैंने क्या लिया है, -1 से बड़ा और 1 से छोटा, यहाँ रख के देखो -1 से बड़ा, -1 से बड़ा लोगे तो जैसे -1 से बड़ा क्या होता है बेटा, और 1 से छोटा भी लेना है, ये मान रख के देखो, -1 से बड़ा आपका 1/2 ले लो, 1/2 रख के देख लो, एक्स का मान 1/2 रख लो, ठीक है ना। तो ये दे देगा पॉजिटिव, ये वाला क्या देगा तुम्हें, पॉजिटिव, ठीक है। और ये वाला क्या देगा तुम्हें, क्योंकि 1/2 की घात 3 करोगे और -1 को, ये देगा तुम्हें नेगेटिव वाला पार्ट, ये हिस्सा तुम्हें नेगेटिव देगा, ये हिस्सा तुम्हें पॉजिटिव देगा। तो टोटल मिलाकर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तुम्हें क्या मिल जाएगा, नेगेटिव। तो एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 1 इसका जो मान होगा वो लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा, अर्थात ह्रासमान होगा। नेगेटिव होने पे क्या होता है, ह्रासमान। तो इस इंटरवल पर ह्रासमान होगा, ठीक, आराम से हो गया। शानदार क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, ठीक है, बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं दीर्घवृत्त x² + y² + b² = 1 के अंतर्गत उस समद्विबाहु त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल को महत्तम दिखाना है, जिसका शीर्ष दीर्घ अक्ष का एक सिरा है, जिसका जो शीर्ष है ना वो दीर्घ अक्ष मतलब बड़ा वाला, लघु अक्ष का एक इधर छोटा वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैं दिया क्या है बेटा, वो हम लिखेंगे, दीर्घवृत्त दे रखा है मैं, क्या दे रखा है, दीर्घवृत्त x² / a² + y² / b² = 1 है ना। तो इस आधार पे मैं एक चित्र बना लेता हूँ। ठीक, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, a, 0 और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0, b। अगर यहाँ से बात करेंगे तो ये हो जाएगा 0, -b और ये वाला पार्ट हो जाएगा -a, 0 है ना। सेंटर को मैं नाम O दे देता हूँ, इसको मैंने A बोला, इसको मैंने A' बोला, इसको मैंने B बोला, इसको मैंने B' बोला।
ठीक। अब मैं मान लेता हूँ ये जो दीर्घवृत्त है ना, माना दीर्घवृत्त पर कोई एक बिंदु है, उस बिंदु का नाम क्या है बेटा पी। तो ये बिंदु अगर देखोगे तो इसने एक्स डायरेक्शन में कुछ ट्रैवल किया है और वाई डायरेक्शन में कुछ ट्रैवल किया है। एक्स में जब चलता है ना, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इसको और अंग्रेजी में से वर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। अगर इसे तुम निकालना चाहोगे तो देखो ये इधर ए जा रहा है और इधर क्या जा रहा है, बी जा रहा है। तो माना ये पॉइंट जो पी है ना, उसको हमने माना है, माना ये जो पॉइंट पी है वो है हॉरिजॉन्टल में कॉस थीटा में आता है, ए कॉस थीटा, इसके साथ थीटा एंगल बना रहे हैं। और ये हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, ऊपर बी जा रहा है, तो ये है बी साइन थीटा, ठीक है। ये पॉइंट हमने पी माना है जो कि इस पर है, ठीक है, इस दीर्घवृत्त पर है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, उसी में लिखा हुआ है, दीर्घवृत्त के अंतर्गत उस समद्विबाहु त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दीर्घ अक्ष का एक सिरा है, ठीक है। तो हमने एक पॉइंट ले लिया है समद्विबाहु त्रिभुज। अब इससे मैंने इसको मिला दिया, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, इसका एक सिरा बोला है तो मैंने इससे इसको मिला दिया और इससे इसको मिला दिया। ये समद्विबाहु त्रिभुज, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। ये अगर ए कॉस थीटा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा माइनस के बी साइन थीटा होगा, क्योंकि वाई नीचे की तरफ नेगेटिव में होता है। तो ये चीज़ आ गई। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज अगर आपको चाहिए तो ये तो आपका आधार हो जाएगा और लंबवत ऊंचाई आपकी फिर ये होगी। तो ये चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी, है कि नहीं। तो त्रिभुज, इसका कुछ नाम दे दो, इसको पी बोला, इसको मैं पी डैश बोल देता हूँ, ए पी पी डैश, ठीक है। समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, है ना। सूत्र हमने लगा दिया। सो देखो बेटा 1/2 आधार क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर ए कॉस थीटा है, यहाँ से लेकर ए कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा 2a कॉस थीटा, सॉरी एक्स में है ना ए कॉस थीटा है, इधर से बी साइन थीटा, ये वर्टिकल है ना, ये बी साइन थीटा इधर है, ये बी साइन थीटा इधर है। आप माइनस में मत ले, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती। ये बी साइन थीटा, ये बी साइन थीटा, तो टोटल कितना हो जाएगा 2b साइन थीटा। अब आपकी बात आ रही है ऊंचाई की, ये है हमारा ऊंचाई। तो ऊंचाई कब मिलेगा, जब इतने में से इतना हम माइनस करेंगे। इतना क्या है बेटा, पूरा ए है, और इतना हमारे पास क्या है, ए कॉस थीटा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से ए ओवनिस्ट आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्या आ गया बेटा, क्षेत्रफल आ गया, ए बी साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। अब फलन हमें मिल चुका है, अब इसको हमें महत्तम में दिखाना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है हमारे पास यहाँ तक। अब देखो बेटा हमें क्या करना है, इसको अवकलज करना है, ठीक है। हमें इसको क्या करना है, अवकलज करना है। तो पहले इस फलन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये ए बी है, मैंने साइन थीटा से अंदर गुणा कर लेता हूँ, क्यों कर रहा पता लग जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है ना मुझे, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 2 से गुणा और 2 से भाग कर दूंगा। और आपको पता ही है बेटा साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है कि नहीं। इसी चीज़ को बनाने के लिए मैंने ऊपर 2 से गुणा और भाग किया। तो यहाँ से ए बी, ये तो हो गया साइन थीटा, और यहाँ से आ जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन में 2। फलन सिंगल बन गया। अब बल्कि अब कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएगी। अब हमें क्या करना है बेटा, इसका अवकलज कर देना है। तो डी ए अपॉन डी थीटा, ए बी कॉन्स्टेंट है बाहर, साइन थीटा का अवकलज कॉस थीटा, 1/2 बाहर, साइन 2 थीटा का हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का गुणा में 2, कटा 2 से 2, यहाँ से बचा क्या, ए बी कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया हमारा
एक बार डेरिवेटिव करने पर। अब हमें क्या करना है बेटा, महत्तम दिखाना है, और हमें क्या निकालना है बेटा, पॉइंट्स पे निकालना है। उच्चतम व निम्नतम के लिए करके लिखेंगे, तो पहले पॉइंट्स निकाल लेते हैं। नेक्स्ट, उच्चतम व निम्नतम के लिए क्या करते हैं, जो सिंगल डेरिवेटिव है उसको हम क्या रखते हैं बेटा, 0 के बराबर। ये हमने 0 के बराबर रख दिया। सिंगल डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, ए बी कॉस थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा, ये रखा। ये तो नॉन ज़ीरो है। अगर ये नॉन ज़ीरो है, दो चीज़ की प्रोडक्ट ज़ीरो दे रही है, अगर ये नॉन ज़ीरो है तो इसको ज़ीरो होना पड़ेगा, तभी तो गुणनफल 0 के बराबर आ रहा है। ये तो ज़ीरो नहीं है, तो इसको मुझे ज़ीरो लेना पड़ेगा, कॉस थीटा माइनस, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा बराबर कॉस 2 थीटा। क्लियर। अब ये चीज़ आ गई, कैसे लिख सकते हैं इसको आप, देखो मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूँ कॉस थीटा को, ठीक है। कॉस 2 पाई माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है, ठीक है। तोड़ दिया, कॉस से कॉस हट जाएगा, तो 2 पाई माइनस थीटा, यहाँ से आ जाएगा सिर्फ 2 थीटा। सो माइनस का थीटा इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का थीटा, यहाँ से हो जाएगा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाई 3, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई बाई 3। अब क्वेश्चन ने मुझे आंसर का हिंट दे दिया है, ठीक है। तुम तो थोड़ा स्मार्ट हो तो तुम्हें पता ही चल चुका होगा कि क्षेत्रफल महत्तम दिखाना है। महत्तम तभी आएगा जब इसका मैं डबल डेरिवेटिव करूँगा और थीटा की वैल्यू प्लेस पर 2/3 रखूँगा तो नेगेटिव आएगा। एक तरीका तो ये है, ठीक है। और एक तरीका हमने सीखा है प्रीवियस वीडियोज़ में कि हम लिख सकते हैं कि थीटा बराबर 2/3 पर dA/थीटा का मान पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, अर्थात ये महत्तम होगा। ये भी लिख सकते हो या फिर तुम पूरा पूरा कैलकुलेशन करके भी लिख सकते हो, जो तुम्हें सही लगे, ठीक है। तो मैं तुम्हें सब कुछ करके दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। तो जो शॉर्टकट तरीका है वो बेस्ट रहेगा यहाँ पर टाइम बचाने के लिए एग्ज़ाम में। अगर तुम यहाँ पर लिख सकते हो कि थीटा बराबर 2 पाई/3 पर dA/थीटा का मान पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, अर्थात फलन महत्तम है, ये लिख लेना। पूरा पूरा नंबर मिलेगा, कुछ नहीं कटेगा। अब तुम चाहते हो थोड़ा और सॉल्व करके दिखाना, भाई नेगेटिव क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो वो भी दिखा सकते हैं। उसके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। क्या करना पड़ेगा, दोबारा से अवकलज करना पड़ेगा। ये जो आया था ना dA/थीटा, इसका मुझे दोबारा से अवकलज करना पड़ेगा। ए भी बाहर रहेगा, कॉस थीटा का अवकलज क्या होगा, माइनस के साइन थीटा, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस के साइन 2 थीटा इंटू में 2। तो यहाँ से ए भी ध्यान से अगर देखो तो बेटा, यहाँ से नेगेटिव 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 पॉजिटिव 2 साइन 2 थीटा, ये मैंने आपको लच कर दिया। अब हमारे पास थीटा क्या है, 2 पाई/3, थीटा और 2 पाई/3 पर रखो यहाँ पर वैल्यू। ए बी जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पर 2 पाई/3 रखो, 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4 पाई/3, ठीक है। सो इनको तोड़ के लिखना है मुझे, इनकी वैल्यू पता करनी होगी ना। ए बी ये तो नेगेटिव है, तोड़ के लिखेंगे तो 2 पाई/3 चाहिए ना, पाई माइनस पाई/3 साइन पाई प्लस पाई/3। आपको फॉर्मूला पता होगा बेटा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है। और साइन पाई प्लस थीटा माइनस के साइन थीटा होता है, ठीक। ए बी साइन पाई/3 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस जो लगेगा, प्लस माइनस माइनस 2 साइन पाई/3, ठीक। सो ए बी तो बाहर, यहाँ से तुम नेगेटिव भी बाहर निकाल सकते हो, दोनों का नेगेटिव बाहर आ गया।
साइन पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2 और यहाँ से √3/2। कुल मिला के यहाँ नेगेटिव है और ये पॉजिटिव क्वांटिटी बचेगी अंदर में। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव आ गया यानी कि क्या होगा बेटा? उच्चतम। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या करना है एग्ज़ाम में। जो मैंने लाइन बोली थी वो लिखना है या फिर तुम्हें कैलकुलेट करने के और टाइम, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम बच रहा है एग्ज़ाम में तो ये प्रोसीजर बेस्ट है। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो वो जो मैंने बोला लाइन हिंदी में वो लिख दो, उससे भी आपको पूरे नंबर ही मिलेंगे, कोई नंबर नहीं कटेगा। तो ये उच्चतम तो मैंने इसको दिखा दिया जो कि मुझे बोला गया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन में मुझे महत्तम मान भी निकालने के लिए बोला गया है। देखो उच्चतम दिखा दिया, उस समद्विबाहु त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल भी मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, तो त्रिभुज मेरे पास क्या आता है बेटा? यहाँ पर ये ना क्षेत्रफल, तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ मुझे क्या रखना पड़ेगा बेटा? वहाँ मुझे रखना पड़ेगा थीटा की जगह पर 2π/3। ठीक है, सो मैं क्या रख दूँगा? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, वो हमारे पास क्या था बेटा? AB साइन थीटा 1 - cos थीटा, यही था। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दो। थीटा हमारे पास क्या था? 2π/3। ठीक है, तो साइन 2π/3 1 cos 2π/3 वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? अब देखो वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। सो तोड़ के लिखेंगे AB, ये तो चलो AB है। अभी इसकी वैल्यू जस्ट तुमने निकाली थी। ठीक है, इसकी वैल्यू जस्ट अभी हमने निकाली थी। वो कितनी आई थी बेटा? वो आई थी √3/2 पॉजिटिव की। ठीक है, 1 - ठीक है, अब cos 2π/3 की वैल्यू निकालनी है, तो आपको इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ cos π - π/3। ठीक है, cos π - थीटा, तो सेकंड क्वार्टर में cos की वैल्यू माइनस में होती है, तो माइनस cos थीटा होगी। ठीक है, तो माइनस cos π/3, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और cos π/3, आई होप हम सही हों। √3/2 cos π/3, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू होती है 1/60 ना, 1/2। तो ये AB √3/2, 2 और 1 कम 2 और ये 3, तो ये आ जाएगा 3√3 AB 2 दूनी 4। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल है तो यहाँ लिख देना वर्ग इकाई। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, कह रहे हैं एक वृत्त और एक वर्ग के परिमापों का योग k है। नहीं, नवा छूट रहा है। आयताकार आधार व आयताकार दीवारों की 2 मीटर गहरी और 8 मीटर क्यूब आयतन की एक बिना ढक्कन की टंकी का निर्माण करना है। ठीक है, यदि टंकी के निर्माण में आधार के लिए 70 रुपये प्रति मीटर और दीवारों पर 45 रुपये प्रति मीटर व्यय आता है, तो निम्नतम खर्च से बनी टंकी की लागत क्या है? निम्नतम खर्च को निम्नतम दिखाना है, लागत भी निकालनी है। ठीक है, टंकी का ढक्कन नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आयताकार आधार टंकी बनानी है
जिसका आयताकार आधार हो, मतलब घन होगा, ऐसा घन टाइप का टंकी बनेगा जिसका ढक्कन नहीं है ऊपर से। ये जो ढक्कन होता है ना बेटा, ये ढक्कन नहीं है ऊपर से। आई बस समझ में? तो मान लेते हैं नीचे का आयताकार पार्ट है ना, माना टंकी की जो लंबाई है वो x मीटर है और चौड़ाई जो है वो y मीटर है, ये हमने मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देना क्वेश्चन नंबर ये कौन सा बेटा 9। माना टंकी की लंबाई x मीटर और जो चौड़ाई है वो हमने मान ली y मीटर। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि जो इसकी गहराई है, इसकी जो गहराई है ना बेटा, ये जो गहराई है वो 2 मीटर दे रखी है। मतलब एक तरीके से ये लंबाई हुई, ये चौड़ाई हुई और ये ऊंचाई हुई। तो इसलिए अगर टंकी का आयतन निकालोगे, टंकी का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई है x, चौड़ाई है y और ये xy2, यानी कि ढंग से लिख दो 2xy। ठीक है, परंतु क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है आयतन 8 मीटर क्यूब। तो ये 2xy किसके बराबर है, 8, 2 चौके 8। तो xy का मान क्या आ गया बेटा, 8। अरे भाई xy का मान 8 क्यों लिख रहा हूँ, 4। ठीक है, xy का मान मेरे पास कितना है, 4। ओके, अब एक चीज़ और नोटिस कर लो बेटा, क्या दे रखा है क्वेश्चन में। टंकी के निर्माण में आधार के लिए, जो आधार है ना नीचे वाला पार्ट, उसका जो खर्च है मीटर स्क्वायर, मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, आधार मतलब आयत वाला, उस पर खर्च आ रहा है 70 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। और दीवारें, जो ऊपर की तरफ दीवारें हैं ना, उस पर जो खर्च आ रहा है वो है 45 मीटर प्रति स्क्वायर। ठीक है, तो निम्नतम खर्च से बने टंकी का लागत निकालना है। ओके, सो देखो बेटा, ये चीज़ तो हो गई। दीवारें कितनी होगी, अगर टंकी है ऐसा है ना, तो इधर से एक दीवार होगी, इधर से एक दीवार होगी, इधर से एक दीवार होगी, इधर से एक दीवार होगी। तो टोटल दीवार कितनी है, 4 दीवार है। ठीक है, सो देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 हमारे पास दीवार है ना, उनका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ये वाला x, देखो ये वाला x है, ये वाला y है, सामने उसी तरीके से x होगा और एक y होगा। ठीक है, तो ये तो 2 दीवार हैं। अब अगर आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत है ना, आप जिस रूम में बैठे हो वो समझ लो, ये रूम है। ठीक है ना बेटा, ये रूम है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, और ये दीवार की जो ऊंचाई है वो 2 मीटर है। ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर। तो ये पहली दीवार हुई, ये दूसरी दीवार हुई। ठीक है, तो ये अगर इसका क्षेत्रफल निकालोगे, लंबाई गुना चौड़ाई 2y होगा, ये भी कितना होगा 2y। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये x है ना, इस लंबाई 2x, ये लंबाई 2 और चौड़ाई y हो जाएगी, लंबाई 2 चौड़ाई y। ठीक है, तो 4 दीवार हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 दीवार का एक का होगा 2x, एक का 2y, फिर दूसरे का 2x, फिर अगले का 2y। तो इन सबको जोड़ोगे ना, तो 2x 4 उभयनिष्ठ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x + y। ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। ये बात समझ में, चारों दीवारों का ये क्षेत्रफल है। उसके बाद तो दीवार की चारों दीवारों का ही तो क्षेत्रफल आएगा। तो दीवारों पे खर्च कितना आएगा बेटा, दीवारों पे जो खर्च है, एक दीवार पे जो मतलब एक इतना मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च दे रखा है क्वेश्चन में 45 दे रखा है। तो कुल दीवारें इतनी मीटर है ना, दीवारों का जो क्षेत्रफल इतना है। 1 मीटर स्क्वायर की लागत 45 रुपये है,
तो टोटल की कितनी होगी, गुणा कर दो तो ये आ जाएगा कितना, 90 दूनी 180। ठीक है, इतना रुपया आ जाएगा चारों दीवारों का खर्च। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। और जो दूसरा जो दीवार है बेटा, आधार, दीवार का आधार ये हुआ ना नीचे, मतलब जो टंकी बनी है ये आधार, ये x है ये y है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आधार वाले पर खर्च क्या होगा, आधार पर खर्च, आधार पर क्वेश्चन में जो खर्च बता रखा है कितना बता रखा है बेटा, क्या किताब बंद हो गई क्या, आधार पे जो खर्च दे रखा है वो बेटा कितना दे रखा है, आधार के लिए 70 मीटर स्क्वायर, और ये आया है XY मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 70 है, तो XY का क्या हो जाएगा, 70 से गुणा कर दो, इतना रुपए आधार का हो जाएगा। ठीक है, ये आधार हो गया। और ये 4 दीवार जो साइड से खड़ी हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, 4 दीवार का खर्च ही हो गया। तो कुल खर्च कितना होगा, कुल खर्च। ठीक है, तो कुल खर्च के लिए दोनों को जोड़ देंगे। कुल खर्च के लिए C लिख देता हूँ और इसको मैं जोड़ देता हूँ। ठीक है, ये मेरा फलन बन के रेडी है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो कुल खर्च है उसको निम्नतम दिखाना है। भैया ये निम्नतम आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक, और आगे करते हैं। अब तो ये चीज़ तो आ गई, ये x है y है, x है y है। तो फलन को हमें एक रूप में डालना होता है। फलन को हमें क्या करना होता है बेटा, एक रूप में डालना होता है। तो या तो x के रूप में लिखना पड़ेगा या फिर y के रूप में लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। चूंकि अभी हमने देखा था बेटा एक्स वाई हमारे पास क्या आ रहा था, 4, एक्स वाई हमारे पास 4 आ रहा था। तो y के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 4/x। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ मैं क्या रख सकता हूँ, 4/x रख सकता हूँ। तो 70x और y की जगह पे क्या आ जाएगा, 4/x। x की जगह x, y की जगह पे आ जाएगा 4/x। ठीक, x से x कटा, यहाँ आ गया 7 चौके 28, 280। बाहर से 180, अंदर बचा x + 4x। ये हमारा प्रॉपर फलन है। अब इसका अवकलज करना है। ठीक है, अब जाके इसका अवकलज कर सकते हैं। अब तो ये हो जाएगा dc/dx, एक बार अवकलज कर देंगे। इसका तो हो जाएगा 0, 180 बाहर, x का अवकलज 1, और ये हो जाएगा 4 अब बट्टे में x²। अवकलज करना आता ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ढंग से लिख देते हैं, 180 x² - 4। ठीक है, समीकरण का नाम तो कुछ भी रखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या लिखेंगे, बिंदु निकालना पड़ते हैं उच्चतम व निम्नतम के लिए। उच्चतम व निम्नतम के लिए क्या करते हैं, जो सिंगल डेरिवेटिव है उसको हम क्या रखेंगे बच्चों, 0 के बराबर रख दिया, 0 के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा 180, ये बट्टे वाला इधर गुणे में आके 0, ये गुणे वाला बट्टे में आके 0, तो बचेगा क्या, सिर्फ x² - 4। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी +-2 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2 आ जाएगी। तो देखिए बना केस बन जाएंगे हमारे पास। तो देखिए, जब x = 2 तो y क्या होगा बेटा, अभी मैंने देखा था y बराबर हमारे पास था 4/x, है ना। 4/x रखो यहाँ पर, 4/2 तो 2। x का मान जब 2 रखेंगे तो y का मान भी 2 आएगा। और x बराबर तुम्हें 2 ही लेना पड़ेगा, x बराबर तुम -2 नहीं ले सकते। पूछो क्यों, क्योंकि x तुम्हारी लंबाई है, तो लंबाई का मान कभी माइनस में नहीं होता। तो
तो तुम्हें 2 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे समझ में। तो x का मान जब हम 2 रखेंगे तो y का मान भी मेरे पास 2 मिल रहा है और ऊंचाई भी हमें 2 ही दे रखा है। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होगी। अब खर्चे को हमें निम्नतम भी दिखाना है। ठीक है ना, खर्चे को हमें निम्नतम दिखाना है तो इसको मुझे दोबारा से अवकलज करना पड़ेगा। यहाँ से अवकलज करना बढ़िया रहेगा। ठीक है, और फिर x की जगह पर मुझे 2 रखना पड़ेगा। पुनः दोबारा से अवकलज करना पड़ेगा निम्नतम दिखाने के लिए। 180 तो चलो बाहर रहेगा, 1 का अवकलज हो जाएगा 0 और ये माइनस है, ऊपर चला जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 दूनी 8 x³ ये हो जाएगा। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रख देना है, 2 रख देना है। तो ये 8 आएगा कटा, तो ये 180 आएगा। 180 क्या है बेटा, पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव आता है डबल डेरिवेटिव करने पे यानी कि फलन क्या है बेटा, निम्नतम, और हमें इसको निम्नतम ही दिखाना था। चलो एक काम तो हो गया, फलन को निम्नतम दिखाना है, मतलब हो गया ये चीज़। अब हमें निम्नतम खर्च भी निकालना है। अब निम्नतम खर्च, ठीक है बेटा, निम्नतम खर्च निकालना है तो हमें कहाँ रखना पड़ेगा, और निम्नतम खर्च के लिए कहाँ गया वो पेज, हाँ, निम्नतम खर्च के लिए हमें मान रखने पड़ेंगे यहाँ पर ये। ठीक है, समीकरण ए में मान रखना पड़ेगा निम्नतम खर्च के लिए। x बराबर 2, पहले यहाँ लिख देना। c बराबर क्या था, 280 प्लस 180 ये था। x बराबर 2 पर रखो यहाँ पर, दो 2 4, तो यहाँ से आ गया 280, 180 गुणे में 4। ठीक है, तो 18 चौके 72, 720 में 280 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1000। तो जो निम्नतम खर्चा आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 1000 रुपये आएगा। ठीक, आराम से बन गया बेटा क्वेश्चन। प्लीज़ अगर कहीं पे कोई डाउट या दिक्कत हो तो बेटा एक बार वीडियो को दोबारा देखें। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, सारे ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक, 10वें नंबर पे आ जाओ। कह रहे हैं एक वृत्त और एक वर्ग के परिमापों का योग k है, जहाँ k एक अचर है। सिद्ध कीजिए कि उनके क्षेत्रफलों का योग निम्नतम है जब वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या की दुगनी है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, वर्ग है और वृत्त है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 10वां। तो हमारे पास क्या है बेटा, एक वर्ग है। वर्ग जानते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण भी बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होते हैं। और हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, ये वृत्त है, वृत्त है। चलो माना, हम मान लेते हैं कि जो वर्ग की भुजा है वो x है। ठीक है, और जो वृत्त की त्रिज्या है वो r है। क्वेश्चन में बोला गया एक वृत्त और एक वर्ग के परिमापों का योग, इसका परिमाप और इसका परिमापों का योग k के बराबर है। चूंकि वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा यानी कि 4x, और वृत्त का परिमाप होता है 2πr। ठीक है, 2πr त्रिज्या होती है। प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है बेटा, प्रश्नानुसार हमें बोला गया है कि जो वर्ग का परिमाप है और वृत्त का परिमाप है उनका जो योगफल है 4x + 2πr वो किसके बराबर है, k के बराबर है।
ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर ये चीज़ रखते हैं, जहाँ जब ज़रूरत पड़ेगी हम उपयोग करेंगे। सिद्ध करना है कि उनके क्षेत्रफलों का योग निम्नतम है। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का योग, क्षेत्रफल के योग को मुझे निम्नतम दिखाना है, तो फलन मेरा वो बनेगा। ठीक है, तो दोनों का क्षेत्रफलों का योग, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है बेटा एक्स स्क्वायर भुजा का वर्ग, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब ये एक्स में है या आर में है, दोनों को एक ही पद्धति में लाना पड़ता है। सो देखो बेटा, मैं यहाँ से एक्स का मान में निकाल सकता हूँ, यहाँ से ये 2 पाई आर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, और ये 4 गुणे में इधर आके बट्टे में हो गया। ये मेरे को एक्स का मान मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, एक्स के मान को उठाकर यहाँ रख दूँगा, ताकि दोनों एक ही यूनिट में आ जाए, आर में आ जाए या तो एक्स में आ जाए। ये काम करना है। ठीक है, इसको मैं समीकरण 1 बोलता हूँ, इसको समीकरण नंबर 2 बोलता हूँ, एक्स का मान उठाकर रखने पर। तो यहाँ मैं रख दूँगा, पहले प्रॉपर इसको लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर, एक्स का मान रखा मैंने कि माइनस के 2 पाई आर बट्टे 4, ऊपर स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये हो गया, ये भी आर में, अब ये भी आर में। हमें क्या करना है बच्चों, आर के सापेक्ष अवकलज। तो ये हो जाएगा पाई बाहर आर स्क्वायर का 2r। पहले क्या सरल होगा बेटा, पावर, एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, अब अंदर वाले का अवकलज होगा, अंदर वाले का अवकलज होगा, ध्यान रखिएगा। सो 1/4 टोटल के बाहर है, के कांस्टेंट है 0, 2 पाई बाहर आ जाएगा, आर का अवकलज क्या हो जाएगा 1। ठीक है, आर के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 पाई आर। ठीक, एंड माइनस के 2 बचेगा, 2 दूनी 4। ठीक, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचेगा पाई बाई 4, यहाँ से के माइनस के 2 पाई आर। ठीक, क्योंकि जब हमें मान निकालना पड़ेगा ना, हमें मान चाहिए होगा, तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, फैक्टर बनाना पड़ता है। यहाँ फैक्टर बना हुआ दिख नहीं रहा है, गुणनखंड बना हुआ दिख नहीं रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा तोड़ के लिख सकता हूँ। सो देखो बच्चों, इसको हमने प्रॉपर वे में लिख दिया था। ठीक है, थोड़ा सा सरल करके। अब फिर क्या करते हैं, उच्चतम और न्यूनतम के डी ए बटे डी आर को 0 रखते हैं, तो ये 0 रख दिया। अब देखो ये चीज़ हम रख रहे हैं, मान रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मान रख रहे हैं, माइनस का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई स्क्वायर बट्टे 2। ठीक, ये चीज़ आ जाएगी। आर का मान निकालेंगे तो के पाई बाई 4। थोड़ा सा इधर हल कर लो, नहीं दिक्कत हो जाएगी ना। 2 दूनी 4 पाई प्लस पाई स्क्वायर बट्टे 2, तो ये चलो सही हो गया। अब के पाई बट्टे 4, ये बट्टे में इधर गुणे में आ जाएगा, और पाई तुम वनिश निकाल सकते हो यहाँ से, 4 प्लस पाई, पाई से पाई कटा, 2 दूनी, तो जो आर का मान आ जाएगा वो आ जाएगा, ऊपर के बचा, नीचे है 2 पाई प्लस 4। अब नेक्स्ट क्या करते हैं बेटा, इसको हमें दोबारा अवकलज करना होता है, फिर आर बराबर ये मान रखना होगा, है ना, और इसको निम्नतम दिखाना है। क्वेश्चन में मुझे जब आंसर्स पता है तो टेक्निक क्या होती है लिखने की, अब अगर आपको समय बचाना है, और ये बेस्ट टेक्निक है, इसका कुछ नंबर नहीं कटता। यहाँ लिखना है आर बराबर के बट्टे 2
पर, ठीक है, dA/dr का मान तुम्हें निम्नतम दिखाना है, यानी कि पॉजिटिव पे ख़त्म करना है, का मान नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा है, ये लैंग्वेज लिखोगे। ठीक है, पूरे नंबर मिल जाएंगे, अर्थात फलन निम्नतम है। ओके, ये आपका आंसर बन गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या करना है, ये तुम्हें आर का मान मिला ना, इस आर के मान को तुम्हें यहाँ पर रखना है, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें दिखाना है और सिद्ध क्या करना था कि वर्ग की जो भुजा है त्रिज्या की दुगनी है, वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या की दुगनी है, यानी कि जो x का मान है वो 2r के बराबर है, ये हमें शो करके दिखाना है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, ये r का मान मुझे मिला है, उठाकर मैं यहाँ रख दूँगा समीकरण 1 में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे r का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख दूंगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो बेटा, समीकरण 1 क्या था, k - 2πr/4 था। 2πr का मान क्या है बेटा, वो हम रखेंगे k बट्टे में है 2π+4, टोटल के बट्टे में कितना है 4, 2 से 2 घटा, ठीक है, 2 से 2 घटा। अब ये बट्टे में 4 है, ओके, हल करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा k π - 4k, ठीक है, k π - 4k, माइनस इधर क्या है बेटा, पाई के, इससे ये कैंसिल, ठीक है, इससे ये कैंसिल तो हो गया। अब क्या बच रहा है यहाँ से, बट्टे में भी तो है यहाँ पर π/4 लॉस ऑफ, ठीक है ना, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो x का जो मान बच रहा है वो बच रहा है, ऊपर से k बचेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, नीचे से बचेगा π+4, ये मुझे x का मान मिला, ठीक है। और मुझे r का मान भी पता है, ओके। अब मैं क्या करूँगा, देखो ये r है, ये x है, तो यहीं कर देते हैं, अलग यहाँ जगह बच जाएगी। नेक्स्ट, अब मैं क्या करूँगा, x/r करूँगा, इसको इससे भाग दूँगा, पहले x रखा है मैंने, तो x का मान है k के बट्टे में k+4, और r का मान है k के बट्टे में 2, k क्यों लिख दिया, पाई है, π/4 है ना, देखो इसके बट्टे में π/4, इसके बट्टे में π/4 कैंसिल, इस ऊपर क्या है, ऊपर है कैंसिल, तो यहाँ से ऊपर तो बचा 1, नीचे बचा 2, तो ये आ गया 1/2, यह है x/r। एक सेकेंड बच्चों, x/r है ना, तो इसके अपन में 1 था, 1 एकम 1, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, तो इसकी गुणा इसके साथ होती है, तो 2 एकम 2, यहाँ 2 आएगा, और इसकी भागा इसकी गुणा इसके साथ 1 एकम 1, यहाँ 1 आएगा, तो x/r 2/1 आ रहा है, x एकम x बराबर 2r, हैंस प्रूव्ड। यही तुम्हें सिद्ध करना था, ठीक है बच्चों, यही तुम्हें सिद्ध करना था, आराम से बन गया। तो प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, बिना प्रैक्टिस के तो क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से, तो प्रैक्टिस तो मैं मेन कहूँगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, कह रहे किसी आयतन के ऊपर बने अर्धवृत्त के आकार वाली खिड़की है, खिड़की का संपूर्ण परिमाप 10 मीटर है, पूर्णतया खुली खिड़की से अधिकतम प्रकाश आने के लिए
खिड़की की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया बेटा, आपके पास एक खिड़की है, किसी आयत के ऊपर, जो खिड़की है बेटा आयत के ऊपर बोला है, तो ये एक आयत बनाओ। किसी आयत के ऊपर अर्धवृत्त के आकार वाली खिड़की है, अर्धवृत्त के आकार वाली खिड़की है। ठीक है, अर्धवृत्त बोला है तो इसका ये सेंटर में ओ मान लेता हूँ। तो अर्धवृत्त है तो बेटा त्रिज्या भी होगी, तो ये त्रिज्या मैंने आर मानी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आर हो जाएगी। ठीक है, और आयत है तो इस भुजा को मैंने एक्स मान दी। ठीक है, ये लंबाई ये चौड़ाई हो जाएगी। ओके, जो चीज़ मानी वो लिख दो, नाम दे दो बेटा इसका ए बी सी डी। ठीक है, माना, क्या माना तुमने, मैंने ए बी, इस ए बी भुजा को मैंने क्या माना 2r माना, जिससे क्या हो जाएगा, ये जो अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या r हो जाएगी इस हिसाब से। और मैंने क्या माना बी सी या फिर ए डी, ए डी को मैंने क्या माना x माना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि ये जो सी पी डी है, सी पी डी क्या है बेटा, अर्धवृत्त का परिमाप, और ये अर्धवृत्त का परिमाप क्या था 2πr/2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो सी पी डी कितना आ गया, सी पी डी आ गया πr। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो है नहीं, इतना चीज़ समझ में आ गया बेसिक से एकदम। अब ये जो खिड़की है, खिड़की कितनी मटेरियल से बनी है, तो खिड़की का परिमाप क्या है, देखो खिड़की का परिमाप, खिड़की का परिमाप हमें 10 मीटर दे रखा है, तो पहले खिड़की का परिमाप निकालो क्या होगा। देखो x और ये x कितना हो जाएगा 2x, ये कितना है बेटा, ये कितना है 2r, यहाँ से हो जाएगा 2r और यहाँ से हो जाएगा πr। ठीक है, ये मत ले लेना। ओके बच्चों, ये नहीं लेना। खिड़की देखो, पढ़ लो क्वेश्चन ढंग से पहले। किसी आयत के ऊपर बने अर्धवृत्त के आकार वाली खिड़की है, खिड़की का संपूर्ण परिमाप 10 मीटर है। ठीक है, पूर्णतया खुली खिड़की से अधिकतम प्रकाश आने, मतलब अधिकतम दिखाना है, प्रकाश आने के लिए खिड़की की विमाएं ज्ञात कीजिए। खिड़की की क्या विमा होनी चाहिए वो हमें ज्ञात करनी है। तो खिड़की देखो बेटा, यही तो हुआ, ये खिड़की हुई पूरी, यहाँ से x, यहाँ से x 2x, यहाँ से 2r और यहाँ से क्या हुआ πr। और ये चीज़ हमें कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में 10 दे रखी है। तो यहाँ से देखो r और बनिष्ठ निकाल सकते हो, तो अंदर बचेगा 2 + π। ठीक है, ये चीज़ हमें क्या दे रखी है, 10 दे रखी है। अब खिड़की का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो ये खिड़की है, ये भी है, तो ये आयत रूप में है, तो ये लंबाई और ये चौड़ाई। ठीक है, क्या हुआ बेटा, लंबाई चौड़ाई, तो खिड़की का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। और ऊपर से क्या है, ऊपर से ये अर्धवृत्त है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा। सो देखिए, r नहीं लेना है, यहाँ से यहाँ तक r हुआ ना, तो टोटल कितना हुआ 2r, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 2rx हो जाएगा। एंड इसका क्या होता है πr², क्योंकि हाफ है ना, तो πr²/2, रेडियस तो r ही है हमारे पास, तो यह हो जाएगा πr²/2। सो बच्चों, अब हमें क्या करना पड़ेगा,
मैंने बोला था कि जो होता है ना यूनिट, उनको हम सेम रखना पड़ता है। आर है लेकिन यहाँ एक्स भी आ चुका है, तो 2 बार आर दिख रहा है तो एक्स को कन्वर्ट कर लो। तो आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से ना एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ देखो बेटा, इसको कंबाइन करके लिखो तो 2x दिख रहा है तुम्हें, तो यहाँ से 2x तुम्हें मिला मिला दिख रहा है, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, r 2 + पाई, है ना। ये वैल्यू तुम यहाँ पुट अप कर दो, तो r 2x की जगह पे रख देंगे हम 10 माइनस के ये चीज़। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं क्या कर दूंगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा 10r, और ये हो जाएगा 2r और ये r माइनस के 2r² और पाई r है ना, माइनस के पाई r², और यहाँ है पाई r²/2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, और भी कर सकते हैं, कर लो तो बढ़िया ही रहेगा। देखो यहाँ से देखो r² कॉमन है, कॉमन निकालो r²। सो यहाँ से जब हम r² कॉमन निकालेंगे तो माइनस के पाई r² है ना, और ये प्लस का पाई r² है, तो माइनस के हाफ बचेगा इधर, ठीक है, माइनस के हाफ बचेगा। तो माइनस कॉमन ले लिया ना, तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ से 2 बचेगा प्लस के, ठीक, ये आ गया। अब हम करते हैं सिंप्लीफिकेशन। आर के रिस्पेक्ट में क्या करना होगा, डेरिवेटिव, तो यहाँ से आ जाएगा 10, ठीक है, ये पूरा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और r² का क्या हो जाएगा 2r, ठीक। तो 10, और यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, 2 × 4 + पाई/2 इंटू में 2r, से कुल मिला के क्या आ जाएगा, 10 में से 4 माइनस करोगे, नहीं माइनस होगा नहीं, यहाँ r है, ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे बेटा, उच्चतम व निम्नतम के लिए हम क्या करते हैं, जो सिंगल डेरिवेटिव है उसे 0 के बराबर रखते हैं। तो यहाँ से देखो बेटा, इसको 0 के बराबर रखेंगे, 10 माइनस के इस चीज़ को, तो ये मुझे वैल्यू क्या दे देगा, नेगेटिव के इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा, ठीक। आर की वैल्यू मुझे ये मिल गई। अब कई लोग कई तरीके से करवाते हैं, बट सिंपल वे बेस्ट रहेगा। अधिकतम बोला है, यानी कि डबल डेरिवेटिव करके मुझे क्या दिखाना है, नेगेटिव पे ला के दिखाना है, तभी अधिकतम होगा। लेकिन दूसरा तरीका भी है मेरे पास कैलकुलेशन बचाने का। तुम डबल डेरिवेटिव करके आर के जगह पे वो मान रखो, तुम्हें नेगेटिव ही मिलेगा। दिखा देता हूँ, ठीक है, पुनः करके लिख देना, डबल डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। तुम खुद देखो बेटा, ये 10 का हो जाएगा 0, और r का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ से बचेगा अंदर 4 + पाई, नेगेटिव दिख रहा है तुम्हें, नेगेटिव है, यानी कि ये क्या है, उच्चतम है। कभी कभी ये भी बेस्ट रहता है जब इसमें कैलकुलेशन छोटी हो रही है तो, ठीक है। उच्चतम दिखाना था तुम्हें, तुमने उच्चतम दिखा दिया। अब तुम्हें मान निकालने हैं, ठीक है, तुम्हें मान निकालना है। ये जो तुमने x माना था, इसका मान निकालना, r का तो निकल चुका है, ठीक है। अब तुम्हें x का मान निकालना है, तो कहाँ रखोगे, यहाँ रख दो, ठीक है। चूँकि 2x बराबर मेरे पास था 10 पाई + 2r, अब r का मान रख दो, ठीक है। r का मान हमारे पास है 10 में पाई + 4, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम पाई + 4, तो
10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 पाई 40, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 पाई माइनस की 20, ठीक है। सो ऊपर से आ जाएगा, देखो सही है ना। तो 40 में से 20 घटाएंगे 20, क्लियर। एक बार मैं फिर से कैलकुलेशन कर लेता हूँ, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। 10 पाई प्लस 40, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इधर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पाई आएगा, यहाँ पर 20 पाई लिख दिया था। और ये प्लस के 20 माइनस, अब सही है, कैंसिल। 40 में से 20 घटाएंगे 20 आ जाएगा, ओके सिर्फ 20 ही बचेगा, नीचे आ जाएगा पाई प्लस 4, ठीक है। और यहाँ पर है हमारा 2x, तो 10 बार जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 10/पाई प्लस 4। हमेशा रीचेक ज़रूर किया करो, ठीक है, हमेशा रीचेक ज़रूर किया करो। तो देखो x की वैल्यू आ गई और हमारी r की वैल्यू भी आ गई थी, ठीक है। तो ये हमारे आंसर्स आ गए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो बेटा सब्सक्राइब ज़रूर कर दो।